भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रतन सिंह कंवर हमारे नगर पालिका मोहाना पूर्वी मंच पर राजपाल सिंह जी मंडलाध्यक्ष वो भी हमारे बीच में हैं। संदीप जी शास्त्री मंडलाध्यक्ष सिंगाड़ा मंच पे है। कृष्ण जी गुर्जर मंडलाध्यक्ष पचेरी मंच पर है। सुरेंद्र जी यादव संयोजक वाडवास मंडल वो भी मंच पर आमंत्रित है। तिरमोहम्मद जी मंच पे है। भरत जी बोरा जी पूर्व मंत्री आगे वाले मुंशी खान जी पूर्व सरपंच मंच पे है। माँ भारती के दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम स्वागत करेंगे। मनोज जी किरवान सरपंच साहब दुपट्टा पहना करके स्वागत के जिलाध्यक्ष रतन सिंह जी का स्वागत करेंगे। लक्ष्मण सिंह पूर्व सरपंच दशरथ सिंह स्वागत करेंगे। सुंदरपाल दशरथ सिंह का स्वागत करेंगे। सुंदरपाल राजपाल सिंह मंडलाध्यक्ष का स्वागत करेंगे। अनिल जी नारिया संदीप जी शास्त्री कृष्ण जी गुर्जर का स्वागत। भरत जी बोरा जी का स्वागत करेंगे। कन्हैया जी पूर्व मंडलाध्यक्ष ये पूरे भारत में संशोधन जनजागरण अभियान पूरा भारत में चल रहा है और उसी को लेकर के अपने मोहाना मंडल में अपने जो सारे मंडल हैं विधानसभा के उनके हमारे जो प्रभारी हैं किशोर जी में आज इनको भेजा है तो विस्तार से इनसे अपन सुनेंगे और इनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा संदीप जी शास्त्री मंडलाध्यक्ष सिंगाड़ा के आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। मंडलाध्यक्ष सिंगाड़ा। आज इस वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में पधारे मेरे बड़े भाई साहब पूर्व जिलाध्यक्ष विष्णु जी चेतानी हमें बार बार मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमारे बीच बड़े भाई की तरह काम करते हैं। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रतन सिंह जी, हमारे इस अभी भी जो नगर पालिका बनी है इसके चेयरमैन दशरथ जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष राजपाल जी, पूर्व जिला मंत्री भरत जी बोरा, कृष्ण यादव, दीन मोहम्मद जी गुरु जी, सरपंच जी एवं मेरे मंडल के साथी कृष्ण गुर्जर, सुरेंद्र जी संयोजक, पूर्व मंडल अध्यक्ष और हमारी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष एवं हमारी पंचायत समिति की सदस्य वर्षा जी सोमरा एवं सिंगाना और मोहाना मंडल के पदाधिकारी मेरे साथी, आज देश इस परिस्थिति में जो आप सब लोग देख ही रहे हैं, अभी अभी जो वक्फ बिल आया है उसमें जो भ्रांतियां लोगों के बीच फैली हुई है उन सब विषयों को लेकर के हमारे बीच प्रदेश में भी जिनका बहुत बड़ा लंबा अनुभव रहा है, ऐसे शख्सियत अपने बीच है तो वो सब अपने को बातें विस्तार से बताएंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ न कर करके हमें उन्हीं का उद्बोधन सुनना है। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि सीके के जिलाध्यक्ष विष्णु जी चेतानी, हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई रतन सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के युवा मंत्री भरती बोरा, जी मोहम्मद जी, भाई नसीर गांधी, प्रसाद जी सोमरा, यहाँ के चेयरमैन दशरथ सिंह जी, भाई संजय यादव और यहाँ पधारे मंडलों के समस्त कार्यकर्ता हर मंडल से बूथों के अध्यक्ष और पधारे मेरे पिता के बुजुर्गों, आप सबको विदित है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का ये जो अभियान है ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसमें क्या सुधार होना चाहिए था और क्या क्या सुधार हुआ है उसके बारे में विस्तृत से बताने के लिए हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि आए हैं। मैं तो सर्वप्रथम समस्त मंचस्थ और पधारे यहाँ समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जनता ग्राउंड मंडल की तरफ से मुख्य वक्ता बनकर हमारे बीच आए हैं हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भरत बोरा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राजपाल जी, हमारे सिंघाना के मंडल अध्यक्ष शास्त्री जी और हमारे यहाँ पे संदीप जी और जितने भी हमारे अतिथि बैठे हैं और सामने जो मेरे पिता बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप सबको जैसे पता है कि जो वक्फ बोर्ड जो आया है, जो हमारी सरकार ने जो इसके लिए फैसला लिया है, जो भ्रांति सरकार के प्रति फैलाई गई है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा बिल पास किया है जिसके अंदर जो गरीब किसानों की जो जमीन है, ना कि हिंदुओं की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, जो भी गरीबों की जो इस नाम से वक्फ के नाम से जो जमीन हट पे जा रही है उसके हित में फैसला किया है। ये इसलिए नहीं है कि भाई अगर कोई भी संस्था है या फिर कोई भी मनुष्य अगर अपना खुद से अगर वक्फ को ये अगर जमीन देना चाहता है, ये बात सही है, लेकिन इस बिल के हिसाब से या फिर इसके हिसाब से कि भाई हम वक्त का बोल के अगर कब्जा कर सकते हैं तो ये चीज़ बहुत ही गलत बात है। तो ये ना केवल गरीबों के लिए भी अत्याचार हो रहा है। अगर आप कहीं पर जाते हो, किसी भी संस्था के लिए जाते हो और वहाँ पे आप जाते हो कि ये जो जमीन है, जो गरीब जो बेचारे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अगर उनके पास जाके अपन ये बोलते हैं कि ये जमीन वक्त के नाम पे है, यहाँ पे हमारा कब्जा है, तो ये चीज़ गलत है। तो इसके लिए बिल पास किया गया है। ये जो भ्रांति फैलाई गई है कि ना इसके अंदर मुसलमानों के लिए ये गलत फैसला हुआ है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा सही नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे जो वक्ता है विष्णु जी, ये अपन को पूर्ण रूप से बताएंगे कि इस बिल के अंदर क्या क्या सही सरकार ने क्या सोचकर इस बिल को पास किया है, इससे हमें क्या फायदे होंगे और इस बिल को अपन कैसे लोगों के सामने लेके आ सकते हैं और सरकार के बारे में बता सकते हैं कि भाई सरकार ने ये बिल का फैसला क्यों लिया है। धन्यवाद। जय हिंद। माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता जिलाध्यक्ष आदरणीय विष्णु पर विराजमान यहाँ के मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह, वार्डवास के संयोजक सुरेंद्र जी, के मंडल अध्यक्ष कृष्ण जी, सिंघाड़ा के मंडल अध्यक्ष शास्त्री जी, हमारी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सोमरा, हमारे जिले के जिला मंत्री भरत बोरा, आदरणीय गुरु जी जी कृष्णा जी और मेरे सामने विराजे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी। आज भाई साहब हमारे बीच में पधारी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, इसके बारे में ज्यादा विस्तार से भाई साहब आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का जो गठन किया गया था तो उसका उद्देश्य क्या है। वक्फ का मतलब जो होता है दान, और दान से जो प्रॉपर्टी प्राप्त होती है उसकी देख रेख के लिए एक बोर्ड बनाया गया। और उस बोर्ड का काम क्या था कि मुस्लिम समुदाय जो यतीम बच्चे हैं, विधवा औरतें हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करे। वो जो औरतें हैं जो समाज में गरीब तबके में हैं, उनकी पेंशन का, उनके पुनर्वास का, इस तरह की व्यवस्थाएं करें, ये सब काम वक्फ बोर्ड है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर इस तरह के लोग काबिज हो गए कि जिन्होंने
वक्त बोर्ड की संपत्ति को होने कोने दामों पर किसी को बताई नहीं जाएगी, ये स्क्रीन पे दे दिया। किसी पर मोर बन गए, जो बड़े बड़े नेता जो खिलाफत कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट जो हुआ है इसकी खिलाफत करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो गरीब मुसलमान तबके के लोग हैं उनको बहुत से लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये है वक्त बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके उनको बड़े बड़े मॉल बना लिए, फैक्ट्रियां बना ली, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस बना लिए, उन पर कार्रवाई होने के डर से वो इस बिल में क्यों कि गरीबों के लिए जो कार्य करने चाहिए थे उस कार्य को दोनों लोगों ने किया नहीं और उसको नया रूप दे करके उन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। बहुत बड़ा किराया उनकी जेब में जाने लगा। और मैं आपको ये बात सुन करके ताज्जुब होगा कि वक्त की कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनका किराया 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए है और जो पिछले 20-30 आ रहा है उसका फायदा उठाया जा रहा है, जबकि जहाँ पर वो संपत्तियां बनी हुई हैं उनका लाख किराया है। तो नुकसान किसको हुआ? बोर्ड को हुआ, उन गरीब आदमियों को हुआ जिनके लिए बोर्ड बनाया गया। इसलिए उसमें अमेंडमेंट ये किया गया है कि इस तरह की जो चीजें हैं जिनसे संपत्ति का कब्जा करने का उन्हें छुटाया जाएगा और उस बोर्ड की देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। काफी उसमें जो इस तरह के सुझाव थे, जो कुछ बातें गलत थी उनको संशोधित किया गया है और इन्हीं बातों को लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि हमारी मस्जिद पर कब्जा कर लेंगे, हमारी जमीनों पर कब्जा इस तरह की कोई बातें नहीं है। क्यों कि बिल उसमें जो गलत बातें थी उनको सुधार के लिए इसमें अमेंडमेंट आया गया, लेकिन उसका दूसरा रूप देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उसका दूसरा रूप मुस्लिम भाइयों के आगे प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि देश में इस तरह की अव्यवस्थाएं पैदा हो जाए, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। क्यों कि आजकल वो बात नहीं रही, बहुत से पढ़े लिखे मोहम्मद भाई वो इस बात को समझते हैं कि इस बिल में इस तरह की चीजें हैं जो इनके अच्छी हैं और इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय में फैसला किया कि हमारे कार्यकर्ता सभी विधानसभा में सभी मंडल तक जाएंगे और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको इस बात की जानकारी देंगे वास्तव में इस बिल में क्या है, बिल में अमेंडमेंट क्या हुआ है और ये बिल आप लोगों के हित का बिल है। ये बातों को समझाने के लिए आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है और अच्छा आपकी मदद जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए आप लोग काफी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनने के आए हैं और भाई साहब बिल के बारे में जो भी सारी बात है, जो बिल पास हुआ है उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, तो ये ट्रेनिंग लेके आए हैं, इनको बताया गया है और ये आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। मैं इस पावन धरती पर मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप पुनः आप हम हमारे जो पधारे हैं उनको आमंत्रित करूँगा, उससे उनको तालियों से सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। किसी भी विषय की चर्चा करते हैं तो बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, व्यवस्था है और एक टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमें से ऐसा कोई नहीं जिसके पास में मोबाइल नहीं होगा और वो जब सर्च करता है तो गूगल बाबा जो बात दुनिया में किसी के बाप को भी पता नहीं, वो गूगल बाबा के पास जरूर होती है, वो जरूर बता देता है। हमारे यहाँ इस भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में काम करने वाले सब कार्यकर्ता इस बात को भली भांति जानते हैं। एक शब्द हम वर्षों से सुनते आए होंगे, लोक मत परिष्कार, ये वास्तव में उसका कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आप सब लोग पधारे हैं, आपका स्वागत। मंच पर विराजे हैं किसान मोर्चा के माननीय जिलाध्यक्ष रतन सिंह जी, चेयरमैन आदरणीय दशरथ जी, मंडल अध्यक्ष राजपाल जी, संदीप शास्त्री जी, कृष्ण गुजर जी, सुरेंद्र यादव जी, टीम मोहम्मद गुरु जी, भरत बोरा जी, हमारी बहन जी यहाँ विराजे हैं, अन्य सब प्रमुख लोग यहाँ पर हैं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत।
किसी भी कानून की, किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है? निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई कारण बनता है। वक्फ सुधार, वक्फ संशोधन कानून की भी इसी नाते एक भूमिका बनी। 2013 में जब कांग्रेस के नेतृत्व को यह समझ में आ गया था कि अब हमको ये देश विदाई देने वाला है, तो उन्होंने आनन फानन में जिस प्रकार के संशोधन इस देश के कानून में किए और जैसी एक लूट मची, मुझे लगता है कि शायद वो बहुत बड़ा आधार बनी कि इस विषय में पूरा देश विचार करे और एक नए सिरे से, एक दोबारा से उस कानून की व्याख्या हो। सरकार की मानसिकता बहुत स्पष्ट है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अन्य लोग भी होंगे। मैं एक बार मेरी जानकारी भी पूछ लूं, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग कितने हैं? जरा एक बार थोड़ा सा मेरी जानकारी में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2006 में एक सच्चर कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, हम सबको मालूम होगा। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कुछ तथ्य सामने निकल कर आए कि आज भी इस देश का 95% मुस्लिम समाज, वह एक सामान्य जीवन जो उसे जीना चाहिए, उसके लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए, उस सुख सुविधाओं से महरूम है, उससे दूर है। कांग्रेस का नेतृत्व बार बार इस प्रकार के भाषणबाजी तो करते रहा कि इस देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का अधिकार पहले है। मुझे लगता है कि शायद देश को तोड़ने के लिए इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट उनका हो नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने इस देश को तोड़ने के, इस देश को नकारात्मक दिशा में लेकर जाने के लिए जितनी सारी बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सब किया। उस सच्चर कमेटी ने 1947 में देश आजाद हो गया, देश का बंटवारा एक आधार पर हो गया। देश के तात्कालिक नेतृत्व ने कहा कि हम वो मुस्लिम राष्ट्र बने, लेकिन हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ऐसी हमारी कोई मानसिकता नहीं। जो हम उसके ना सिर्फ अधिकारों की रक्षा करेंगे, उसको पूरी समानता का अधिकार देंगे और जहां उसे विशेषाधिकार की आवश्यकता पड़ेगी वह भी हम उसे संरक्षण देंगे। और मैं हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे इस बात को चर्चा करना चाहता हूं जरूर। उस समय लगभग स्थिति ये थी कि 22% से ज्यादा, संजय जी बेड़ाजे हैं या आपके सीडीपीओ हैं, ये बड़े विद्वान पढ़ने लिखने में आंकड़े बहुत याद रखते हैं, लेकिन 22% से ज्यादा हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान में थे और बांग्लादेश में देख रहे थे ना। और हमारे यहाँ शायद मुस्लिम समाज के लोग तुलना में कम थे, उतने नहीं थे, लेकिन वहां की परिस्थिति ऐसी हुई कि वहां घटते या तो उन्होंने वो देश छोड़ दिया या मजबूरी धर्मांतरण किया या उनके साथ और कोई दुर्घटना घटी। आज वो 0.7% वहां रह गए, लेकिन भारत में जितने प्रतिशत थे उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, कमी कभी नहीं आई। इस बात से हम समझ सकते हैं कि आज भी दुनिया में उस मुस्लिम समाज के नाते अगर सर्वाधिकार, सबसे ज्यादा अधिकारों वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। उसके बाद भी मुस्लिम समाज पिछड़ा क्यों? उसके कारण क्या है? उन कारणों को जरूर समझना चाहिए। कारणों को मुस्लिम समाज को भी समझना पड़ेगा। मुस्लिम समाज एक षड्यंत्र पूर्वक है और एक इनके जो, मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, इनके जो कठपुतला संस्कृति जन्म ली, कुछ लोग ऐसे हो गए कि वो बाकी के समाज को मूर्ख बनाकर सिर्फ एक विशेष दिन उनको बुलाकर उनके दिमागों में एक अलग प्रकार का कचरा भरना और उस कचरे के आधार पर उनको बाकी समाज से दूर रखना और विकास की मुख्य धारा से दूर रखते हुए और उनको सदैव पिछड़े हुए रखना, इस प्रकार के षड्यंत्र में। और आपको एक बात और ध्यान में दिला दूंगा, यहाँ जितना मुस्लिम नेतृत्व है इस देश में, आप उठाकर देखिए, जो बड़ा नेतृत्व है उनके बच्चे यहाँ भी पढ़ते, विदेशों में कहीं पढ़ते होंगे, बड़ी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते होंगे, अपार धनपति होंगे वो। और बाकी के मुस्लिम समाज की हालत क्या है?
एक घर में, जिस घर में 10 लोग रह सकते हैं, मैं उस समाज के बहुत सारे घरों के बीच में गया हूं, बस्तियों में खूब गया हूं। जिस घर में 10 लोग रह सकते हैं, वहां पूछ ले अगर कोई कि कितने लोग हो आखिर रहने वाले, तो पता चलता है भाई साहब 60 लोग हैं यहाँ रहने वाले इस मकान में। रहते कैसे हो भैया? मैंने एक बार पूछा, बहुत साल पुरानी बात हो गई। मैंने पूछा कि भैया तुम 60 लोग रहते कैसे हो उस बिल्डिंग में? उसने कहा कि भाई साहब हम किस्तों में सोते हैं। कुछ लोग सुबह 7 बजे सोएंगे, वो दोपहर में 2 बजे तक सो जाएंगे। कुछ लोग 4 बजे सो जाएंगे, वो रात के 12 बजे तक सोएंगे, 11 बजे तक सोएंगे। कुछ लोग रात के 12 बजे सोएंगे, वो सुबह 7 बजे तक सोएंगे। ऐसी परिस्थितियों में वो समाज जिया। जिस समाज के पास में वक्फ बोर्ड जैसा एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का 1% भी किसी के धार्मिक मामलों में, किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करना है, ये कतई कोई मन नहीं है, ना ही कभी किया है। पिछले 11 वर्षों से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने हो गए, 11 साल हो गए। हम सब लोगों ने महसूस किया होगा जितनी सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बनाई। प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में कैसे सुधार होगा, वह व्यक्ति कैसे आनंद का जीवन जी सकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, उन सब जरूरतों की पूर्ति करते हुए उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे होगी, इसके बारे में ना सिर्फ विचार किया, बारीकी से एक एक चीज की योजना बनाई। इस देश में 15% मुस्लिम समाज है, लेकिन कोई पूछे कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, कितने प्रतिशत मुसलमान उसमें से हिस्सेदार बने होंगे? समाज 15% है, लेकिन 31% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के घर वह मुस्लिम समाज को मिले। कई गांव ऐसे हैं कि उस गांव के एक गांव में 400 मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। पूरा का पूरा गांव मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम समाज का गांव। हमारी जितनी योजनाएं, आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खुले, 42% खाते मुस्लिम समाज के लोगों के खुले। प्रधानमंत्री जी के योजना में उज्ज्वला योजना है, घर घर में गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा मुफ्त में घर में गैस का कनेक्शन देंगे। 37% उज्ज्वला योजना के कनेक्शन ये मुस्लिम समाज के खाते में। हम किसी भी अस्पताल में जाते हैं, चाहे वह केंद्र की योजना हो, चाहे प्रदेश की योजना हो, इलाज कराने के लिए मुस्लिम समाज 15% होगा, लेकिन ध्यान में आता है कि 70% से ज्यादा उस सारी योजना का लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त अनाज की व्यवस्था की। कोरोना काल था, मैंने तो यह दृश्य देखा है, मैं सीकर में पार्टी का जिला अध्यक्ष था, मुस्लिम समाज के मोहल्लों में से ट्रक भरकर अनाज का बाजार में भी आता था। इतना अनाज दिया सरकार ने, आने वाले लोग नहीं थे, उससे ज्यादा अनाज मिल रहा था। हाँ, एक चीज जरूर मैंने महसूस की और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, हमने वहां नगर परिषद का चुनाव कराया। 65 वार्ड थे हमारे, 18 मुस्लिम बंधु वहां चुनाव भी जीते। कानून है, नगरपालिका नगर परिषद का चुनाव लड़ना है कि 2 बच्चों से ज्यादा का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, उसको चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार नहीं है। उन सब के शपथ पत्र है, 2 बच्चे हैं। लेकिन यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने जानकारी करने की कोशिश की तो एक पार्षद के 13 बच्चे थे, एक पार्षद के 9 बच्चे थे, एक पार्षद के 7 बच्चे थे। मेरी कलेक्टर साहब से बहस हो गई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कलेक्टर से लेकर सारे अधिकारियों ने आंख बंद की हुए, आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। इतिहास में गांधारी ने पट्टी बांधी हुई, इसके कारण से उसके 100 बच्चे मर गए। सारे प्रशासन ने आंख पर पट्टी बांध रखी, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा। मैंने कहा भाई ये क्या परिस्थिति है? तो मैंने कलेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा साहब प्रकृति का सम्मान तो करिए। मैंने कहा इस भाई साहब के तो पार्षद महोदय के तो 2 ही घर हो रहे हैं, इसके दूसरे जो 6 भाई हैं, किसी के 11 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे, किसी के 6 बच्चे हैं, और एक भाई तो ऐसा है कि जिनकी पत्नी को अगले 6 महीने बाद फिर बच्चा हो गया, फिर अगले 5 महीने बाद बच्चा हो गया। ऐसे कैसे हो जाता है? मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को अपने भीतर जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा इस प्रकार की बदमाशियां बंद करिए, क्योंकि ये देश में आपका भी है, इस देश की व्यवस्था आपकी भी है। वक्त पर आता हूं,
वक्फ के लिए इतने प्रकार की गलत अवधारणाएं बना दी गई। वक्फ का मतलब ये कहा हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी अभी बता रहे थे कि दान, वक्फ। मेरे जेब में मेरा पैसा है, 100 रुपया मैं किसी को दान कर सकता हूं, मुझे अधिकार है। लेकिन मैं अध्यक्ष जी की जेब में हाथ डालूंगा और निकालकर आपको दान दे दूंगा, क्या मुझे अधिकार है? क्या किसी को अधिकार नहीं है किसी और की। मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत सारे विषय, बहुत सारे भाषण सुनता हूं, बहुत सारे बातें लिखी, आयतें लिखी है। उसमें यह भी लिखा है कि किसी को 1 रुपया भी दो तो लिखो उसको। मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है उसमें, और उसका किसी को गवाह बनाओ। किसका गवाह बनाया? और देश में ऐसा दौर तक आया, एक शब्द आया बड़ा, वक्फ बाय यूजर। व्हाट इज वक्फ बाय यूजर? एक व्यक्ति ने, एक मुस्लिम बंधु था, किसी एक बिल्डिंग में गए और एक फ्लैट किराए पर लिया। 4 लोग बाहर रहते हैं, 3 महीने वहां रहते, तो वहां स्वाभाविक रूप से अपने आराध्य की आराधना करना सब लोगों का स्वतंत्र अधिकार है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। वहां उसी फ्लैट के बरामदे में बैठकर और उन्होंने वहां 4 बार नमाज पढ़ी, 10 बार नमाज पढ़ी, 1000 बार पढ़ी, कितनी बार पढ़ी वो जाने। और कुछ दिन बाद में उस मकान के मालिक को पता चला कि उन्होंने उसको वक्फ को दान कर दिया कि साहब हमने यहाँ नमाज पढ़ी थी, इसलिए हम इसके यूजर थे, वक्फ बाय यूजर। उस मकान मालिक ने जिस दिन उस मकान को किसी को बेचना चाहा, उसे पता चला कि उसका मकान तो वक्फ बोर्ड है। एक सामान्य कानून है, आपके साथ में किसी भी प्रकार का अनजस्टिस हुआ, किसी भी प्रकार की आपको शिकायत है, तो आपको न्यायालय में जाने का अधिकार है। 2013 में अजीब प्रकार की परिस्थिति में एक संशोधन कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड का वक्फ के किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो उनका ट्रिब्यूनल बना दिया। आप कहीं पर भी उसकी अपील नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रिब्यूनल में जाइए। और ट्रिब्यूनल ने आपकी बात को सुनने के बाद कहा कि नहीं, ये वक्फ संपत्ति है, तो आपकी सुनवाई का कोई स्थान बचा नहीं, आप किसी भी प्रकार के न्यायालय में नहीं जा सकते। इस देश का जो सामान्य अधिकार है, नागरिक का अधिकार, उस अधिकारों तक का हनन हुआ। एक नारा चला कुछ प्रदेशों में कि जो संपत्ति सरकारी है वो संपत्ति हमारी है। क्या किसी आजाद देश में यह नारा संभव है? और घोषित रूप से किनारे से तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। ये सब आधार बने, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार, उनको ध्यान में था कि इस देश में 15% से ज्यादा मुस्लिम समाज है, उसके डेवलपमेंट के बिना ये देश का विकास संभव नहीं है। 2047 में देश दुनिया की महाशक्ति बनना चाहिए, ये विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। सपने की बात जो बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश विकसित देश होना चाहिए, 2047 का टारगेट रखा। क्या इस देश का 15-20% समाज गरीब रह जाए, उसके पास संसाधन नहीं हो, तो क्या देश विकसित बन सकता है? संभव नहीं। इसलिए वह भी उस विकास की धारा में उसे भी निरंतर प्रगति करने का अधिकार है। अगर उसमें कोई कमी रही है तो उस कमी को हम दूर करेंगे। कानून में संशोधन के लिए चर्चा शुरू की, लेकिन इसी बात से लोगों की मनस्थिति का पता चलता है कि कानून का ड्राफ्ट नहीं आया, कानून को लेकर कुछ भी नहीं हुआ, चर्चा शुरू हुई और इस देश में हजारों हजार लोगों ने एक विरोध की बिगुल बजा दिया कि ये लोग पता नहीं क्या कर लेंगे, तुम्हारी मस्जिदों पर जाकर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेंगे और बरगलाकर उस बेचारे भोले भाले, उस गरीब मुसलमान, उस बेवा मां जिसके पास में उसका कोई सहारा नहीं है, उस गरीब बच्चा जो उस समाज में जन्मा है, जिसको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, जिसको आगे विचार करने का अवसर नहीं मिला, उसको एक प्रकार का टाइम बॉम्ब बनाने का काम करते हैं। और मुझे नहीं मालूम यह पागलपन कहां से चलता है, कैसे मुस्लिम समाज इस पागलपन से बाहर निकालेगा अपने बच्चों को, उनकी जिम्मेदारी निकालना चाहिए। यहां तक का विषय चलता है कि तू ये कर लेगा तो वहां जाने के बाद तेरे को 72 हुरें मिलेंगी। अरे भैया, जिस धरती पर तुम जन्मे हो, यहां के जीवन का आनंद लो, वहां के जीवन की हुरें किसने देखी? और उसको एक जीता जागता बम बनाकर छोड़ देते हैं। इतनी अशिक्षा का
विस्तार उन समाज के बीच में है। एक बार जरा आंख बंद कर सब लोगों को, और मैं कहता हूं कि ये इस चर्चा की आवश्यकता यहां जितनी है उससे ज्यादा गुरु जी विराजे हैं समाज के बीच में लेकर सब लोगों को बैठने की, कहां गलती हुई है, कहां सही है। जहां सही है वहां, जहां बीजेपी को ठीक करना है, बीजेपी को अपने विचार में अगर कोई बात ठीक करने की लगती है तो खुले मन से सुझाव दीजिए, बीजेपी उसको ठीक करने को तैयार है। सदैव बीजेपी ने निरंतर ठीक किया है। हिंदू समाज की कमियां थी, हिंदू समाज में सती प्रथा थी, हम सती प्रथा निषेध कानून लेकर आए, बदलाव किया। बाल विवाह था, बाल विवाह निषेध कानून लेकर आए, बदलाव किया। विधवाओं को पुनर्विवाह करने में आपत्तियां थी, कानून लेकर आए, उसके लिए रास्ते खोले। समाज में जिस समाज को प्रगति करनी है, जिस समाज को आगे बढ़ना है, उस समाज को सदैव ये चिंतन करना पड़ेगा कि मेरे समाज में अगर कोई बुराई है, मेरे समाज में कमी है, तो मैं कैसे उस समाज की कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करूं। मुस्लिम समाज को आज ये विचार करना पड़ेगा कि कहां गलती रही है। 21वीं शताब्दी चल रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई बात दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। अरे मुस्लिम देश जो 60 घोषित रूप से मुस्लिम देश है, अध्ययन करिए ना, वहां कैसे जीवन है, कैसा है। आज भी दुर्भाग्य तब व्यक्तियों को गुस्सा आता है कि मेरे साथ जीने वाला मेरा मुस्लिम भाई जो रोज हमारे दिन रात के संबंध हैं, मेरे पड़ोस के मोहल्ले में वो रहता है, मैं पड़ोस के मोहल्ले में रहता हूं, और मेरा देश का शत्रु मुझे वो बम गिराते समय ध्यान नहीं रखेगा कि यहाँ हिंदू मोहल्ला है या मुसलमान मोहल्ला है। वह पाकिस्तान जब किसी खेल में जीत जाएगा तो मेरे पड़ोस में वहां पटाखे चलते हैं। हिंदुस्तान जीत जाता है तो वहां मातम जैसा माहौल होता है। तब सोचने को मजबूर होता है इस देश का हिंदू समाज की कहां गलती है। तब जाकर मन में किसी के कोई विरोध का विचार आता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक भी विचार इस प्रकार के मन में विरोध का नहीं रखा, लेकिन कांग्रेस को मालूम है कि उसे संयुक्त रूप से एक वोट बैंक चाहिए, इसलिए इस समाज को 75 सालों से मूर्ख बना रहे हैं, 75 सालों से मूर्ख बना रहे। और एक जैसे होता ना, वो सांड को लाल कपड़ा दिखाकर उस सांड को आतंकित कर दो और वो किसी को भी मार देगा, ऐसे मुस्लिम समाज को फोटो दिखा दिए बीजेपी वाले तो खा जाएंगे। अरे बीजेपी की सरकारों का इतिहास गवाह है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, 11 साल से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मुस्लिम समाज को जितनी तरक्की इन सालों में मिली होगी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि किसी भी मंच पर आकर कोई डिबेट कर ले, उससे ज्यादा तरक्की कभी भी मुस्लिम समाज को मिली हो इस देश में, तो मैं वो जो कहेगा उसको पहली बार उसे जीवन में इंसान होकर जीने का मतलब पता चल रहा है। ये किस बात का विरोध होता है? फिर 2013 के कानून में संशोधन कानून बनाने की बात से मैं वापस उसी जगह आता हूं। बीजेपी में कोई जल्दबाजी नहीं, कानून पर ड्राफ्ट होता है। सभी प्रकार की पार्टियों के सांसदों को लेकर जेपीसी की कमेटी बनाई, मुस्लिम सांसदों को उसमें शामिल किया और उस कमेटी को, जेपीसी कमेटी को कहा कि देश भर में घूमिए। 2013 में जो जेपीसी बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में, जम्मू कश्मीर में जाकर उन्होंने सुनवाई करके लोगों के विचार जाने थे। लेकिन ये कमेटी 26 से ज्यादा राज्यों में गई, हजारों हजार लोगों के व्यूज लिए, संपत्तियों का विश्लेषण किया। उसके बाद में कोई एक ड्राफ्ट डिजाइन किया, उसके बाद भी कहा कि कोई भी सुझाव है किसी भी प्रकार का वो आमंत्रित है, लेकिन बात न्याय की होगी। ये संभव नहीं है कि पड़ोस का किसान मुझे प्रश्रय देता है, मैं उस पड़ोस के किसान के खेत में थोड़े दिन, वहां पड़ोस में मोहल्ला है, उस किसान का बेचारे का खेत पड़ा है और उसने मुझे रोका नहीं, क्योंकि हिंदू समाज का मन इस प्रकार का कभी होता भी नहीं है कि वहां बैठकर 4 लोगों ने नमाज पढ़ ली और वो 4 लोग घोषित करके कहें कि ये वक्त बाय यूजर हो गया, ये खेत अब वक्त को दान करते हैं। अरे आश्चर्य तो तब हुआ, 1500 साल पुराने मंदिर जिसमें नियमित रूप से हजारों लोग आते हैं, पूजा अर्चना रोज होती है, पता चला कि उस मंदिर समेत वो पूरा गांव वक्त की संपत्ति हो गया। कैसे हो गया? मैं मेरी जेब से संपत्ति दान करूं? संभव है। वक्त का मतलब ये निकाला
कि इस मुस्लिम समाज का जो संपन्न व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति में से एक हिस्सा निकालकर वह अल्लाह के नाम करे, दान करे। उसको दान को समाज के गरीब, मजलूम, विधवा, कमजोर ऐसे लोगों के बेहतरी के जीवन बेहतरी के लिए वह संपत्ति काम आए, उस पर एक मुतवल्ली नियुक्त कर दिया जाए, उसके लिए कुछ नियम बना दिए जाए। वो मुतवल्ली ये निश्चय करे कि इसमें से जो होने वाली आमदनी है, इस संपत्ति का जो सदुपयोग है, वो उस समाज के गरीब, मजलूम, विधवाओं ऐसे सब लोगों के बेहतरी के लिए उसका उपयोग हो। हुआ क्या? इस देश में जितने मुस्लिम सांसद हैं, जितने मुस्लिम विधायक हैं, इवन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 31,000 हेक्टेयर भूमि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में वक्फ की संपत्ति है। वक्फ की देखरेख करने वाले मुतवल्लियों ने करोड़ों करोड़ों की संपत्ति 10 रुपए महीने में किराए पर दे दी और वहां पर 99 साल की लीज पर दे दी और वहां पर 5 स्टार होटल बन गया, जिसमें एक दिन का किराया एक कमरे का 10,000, 20,000, 25,000 रुपया है। उस पूरी होटल की जमीन को उस मुतवल्ली ने 10 रुपए किराए पर दे दिया। जितनी संपत्तियां हैं, अगर ईमानदारी से उसकी कमाई का मूल्यांकन किया जाए तो लाख करोड़ों में आनी चाहिए। और पूरे देश में पूरे वक्त की कुल आय कितनी है? सदन में वो आंकड़ा आया 126 करोड़ रुपया। जमीन कितनी है? जितनी देश के रेलवे के पास में। आज जमीन का आंकड़ा इकट्ठा किया और अभी हो सकता है कि आंकड़े छुपे हुए भी होंगे, तो 37,94,000 हेक्टेयर भूमि आज की तारीख में वक्त है। 15 दिन पहले मैं सीकर जिले के कस्बा है खंडेला कस्बे में किसी संगठन की कोई बात के मैं प्रवास कर गया। 2003 से लेकर 8 के बीच में वसुंधरा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थी और जैसे मीराबाई का बड़ा नाम है भगवान कृष्ण की भक्ति में, वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त है। और जब उसे शत्रु मारने आए तो एक मरे हुए ऊंट के खोड़ में वो करमेती माई छुप गई और 3 दिन तक उसमें छुपी रही, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उस करमेती बाई का स्मारक बना। सरकार का पैसा लगा, सरकार का पैसा सरकार का होता है क्या? तो सब समाज का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, सबका पैसा। और उस करमेती बाई का एक स्मारक बना शानदार। अच्छी स्थिति में नहीं था। मैंने पूछा भाई ये स्थिति क्यों है? तो एक ने कहा भाई साहब इसमें जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? सरकार ने स्मारक बनाया, रास्ता क्यों नहीं है? तो पता चला कि आसपास में जितनी जमीनें सवाईचक जमीनें थी, इसमें से होकर रास्ता जाना चाहिए था। एक कलेक्टर महोदय को कोई सड़क सवार हुई और कलेक्टर महोदय ने 1250 बीघा जमीन वक्फ संपत्ति घोषित कर। क्या ये संभव है? संभव है क्या ऐसा देश में? या ऐसा हो सकता, होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। वक्फ का मतलब ही ये है कि मैं अपनी संपत्ति का दान बाकी समाज की बेहतरी के लिए करूं। जो संपत्ति मेरी नहीं है, उस संपत्ति को दान करने का अधिकार मुझे नहीं है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की उस DPC कमेटी बनाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे। उन्होंने खुले मन से पूरे देश भर में इस डिबेट को सुना। एक प्रस्ताव आया कि भाई साहब कितना भी गलत हो गया, पता है कि ये सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बना दिया गया, ये भी पता है कि ये फलां किसान की धरती थी, उस पर कब्जा करके वक्फ घोषित कर दिया गया, लेकिन अगर आज की तारीख में वहां पर किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान बना हुआ है, आज की तारीख में किसी भी प्रकार की मस्जिद बनी हुई है, उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वह स्थायी रहेगी, भले वो कितना भी गलत है। ये उसमें शामिल है। दर्द किसको हो रहा है? इस देश के मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है कि पहली बार उस संपत्ति का अधिकार उसे मिलने जा रहा है
जो उसका मालिकाना वास्तव में अधिकार उसका है। अरे मैं तो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मित्रों से जयपुर में बातचीत करता हूँ, उनका भाई साहब हमारे वो फला, मेरे को नाम तो सबके याद नहीं रहते, फला भाई साहब वक्फ बोर्ड के वो बने और थे तो कल तक तो साधारण ही थे, बड़ी मुश्किल से एक स्कूटर था उनके पास में, लेकिन अब तो भाई साहब लग्जरी है, 20-20 गाड़ियां खड़ी है उनके, और किसी भी आदमी को कोई बात होती है उनके पास जाकर भोग लगानी पड़ती है। हमारे आया कहाँ से? भाई साहब जितनी वक्त की संपत्तियां हैं उन्होंने अपने बाप की संपत्ति मांगी और उस संपत्ति के मालिक बने। चाचा यहाँ बैठे हैं कि ऐसा संभव है क्या? वक्त की संपत्ति का मालिक कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? वो तो अल्लाह के नाम होती है ना, वो अल्लाह के नाम की संपत्ति, उसका मालिक सारा समाज है। जो मुतवल्ली है उस मुतवल्ली की जिम्मेदारी है कि उस संपत्ति से जितना बेहतरी से उस समाज का भला कर सकता है वह भला हो। यह सारे के सारे जो अनाधिकृत कब्जे हैं, ये कब्जे इन आकाओं के ने जो कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों से छूटने वाली जमीन का उपयोग, उनकी संपत्ति का उपयोग वहां पर आने वाले दिनों में उस समाज की बेहतरी के लिए निश्चित रूप से अस्पताल बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, उसके लिए उसकी बेहतरी के लिए और आवश्यक जो चीजें हैं वो बनेंगी। मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा, और भाई हम तो कभी बांटने की बात नहीं करते, ये तो जब चर्चा आई तो हजारों हजार निकलकर लोग आए सामने, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये शिया और सुन्नी का झगड़ा है हमारे बीच में, हमको घुसने नहीं देते, शायद सुन्नी समाज का सर्वाधिक वक्त संपत्तियां हैं, शियाओं को घुसने नहीं देंगे, क्या उनके अधिकार की चीज नहीं है? और पसमानदा मुस्लिम कोई समाज, उनको कोई हक नहीं मिलेगा, उनको भी हक मिलेगा। किसी भी प्रकार के बोर्ड में, किसी भी प्रकार की धार्मिक व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप जीरो है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जिस प्रकार किसी भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाते समय आईएएस ऑफिसर वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि सिख है, इसका विचार नहीं होता। किसी भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वो होता है। ऐसे जो वक्फ बोर्ड हैं, उन वक्फ बोर्डों में जो सरकारी पदाधिकारी होगा, सरकार का नुमाइंदा होगा, वो जवाबदार होगा। वहां जो समाज के प्रतिनिधि नियुक्त होने चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। सभी समाज जो दबे कुचले लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। और मैं सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूँ, हम जो वर्षों से एक शब्द सुनते आए हैं, लोकमत परिष्कार, वोट देने वाला प्रत्येक व्यक्ति में क्यों वोट दे रहा हूं और किसको वोट दे रहा हूं, भले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मुझे ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं, मैं अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं, मैं इस विचार के कारण से भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूं, कार्यकर्ता हूं, वोटर हूं। जिस दिन इस विचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उस दिन मुझे भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होना चाहिए, ये संभव है। इसलिए तमाम विषयों को, क्योंकि हम इस समाज के हिस्सा हैं, हम भी उसको बेहद तरीके से समझें। हमारे बीच में बहुत सारा शायद लिटरेचर आया था, बटा कि नहीं बटा? अगर नहीं आया तो सारे मंडल अध्यक्षों से मेरा आग्रह है, एक बार जिलाध्यक्ष से बातचीत करो। आपके पास में पार्टी ने बहुत सारा लिटरेचर भेजा है, और मुस्लिम समाज के मोहल्ले में जाइए, उनके बीच में बैठिए। भाषण देने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मेरे को इस व्यवस्था के नाते मुझे भाषण देना था, इसलिए मैं बोल लिया हूँ, नहीं तो मैं तो इंटरेक्शन करने में ज्यादा विश्वास करता हूँ कि सामने वाले की सुनो, उसकी सुनो, उसके बीच में जाकर लिटरेचर बांटो, उसकी सुनो। उसमें से आपको कई बार बहुत छोटी सी बात में कई बार ऐसी मर्म की बात ध्यान में आ जाती है कि कैसे उस समाज का जीवन बेहतर होगा, कैसे हम इस देश को विकसित भारत बनाने में उस समाज को आगे बढ़ाकर उसका तय करेंगे। किसी कारण से उसके मन में कोई कुंठा रह गई, कोई गलत बात है, उसका समाधान जब साथ बैठेंगे तो करेंगे। उस समाज का कोई व्यक्ति कमजोर ना रहे,
उसको भी बराबरी के हक में आगे साथ लेकर चलना पड़ेगा। यह सब हम सब कार्यकर्ता प्रयास करें। इस वक्फ बोर्ड के कानून पर देश में बहुत सारे कानून हैं, हम सब कानूनों को जान भी नहीं सकते, उसके लिए अलग से व्यवस्था है, लेकिन जितना हमको जानना चाहिए उतना जरूर जानना चाहिए। इसलिए वक्फ कानून में भी जितना सा उसकी गहराइयां बहुत होंगी, सारी चीजें शायद हम नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता, आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जितनी बातें समाज में जीने के लिए हमको जाननी चाहिए उतनी बातें सब कार्यकर्ताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिटरेचर को स्टडी करना चाहिए। आने वाले दिनों में उस समाज के लोगों का जो एक मानसिक भ्रम है वह भ्रम दूर हो और वह भी इस देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़े। एक बात और, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, इसमें बहुत जिम्मेदारी से मुस्लिम समाज के बंधु यहाँ गुरुजी और वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं मुस्लिम समाज के मोहल्ले में गया, जिलाध्यक्ष था, घूम घूम कर मुझे कम से कम 400 मालाएं पहनी। गुरुजी कितनी 400 मालाएं, शायद 10-20 लोग तो वही थे जो वही घूम कर आते, वापस से वो माला उठाते मुझे पहना। आनंद का वातावरण बन गया। चुनाव से पहले का माहौल था। उस मोहल्ले में बाद में मैंने देखा तो बीजेपी के पक्ष में कितने वोट निकले मुझे ध्यान में आया, 4 वोट निकले उस बूथ से। कितने निकले? 4 वोट। जहां मुझे 400 मालाएं पहनाई बीजेपी के जिलाध्यक्ष को, वहां 4 लोगों ने वोट दिया। वहां पर कम से कम 20 लोग भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता थे। मुझे लगा कि ये क्या मजाक है। इसलिए मुस्लिम समाज को ये शिकायत करने से पहले समझना पड़ेगा कि भैया तुम सिर्फ अपेक्षा करोगे और बाकी सब चीजें गालियां दोगे, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। पिछले 6 साल अटल जी का शासन और 11 साल मोदी जी का शासन, 17 साल के शासन का विश्लेषण कर लीजिए। एक भी प्रकार का कोई डिसीजन सरकार का इस प्रकार का हो जिसमें हिंदू मुस्लिम का भेद बीजेपी ने किया हो, तो बीजेपी का नेतृत्व सुनने को तैयार बैठा है, उसको सुधारने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन एक तरफा ट्रेन तो नहीं चलेगी। आपको भी समझना पड़ेगा कि जिससे हम अपेक्षा करते हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ना तो चाहिए, ये तो नहीं चलेगा। हम जबरदस्ती आपसे आशीर्वाद नहीं मांग रहे, जबरदस्ती आपको ये नहीं कह रहे कि वोट दीजिए। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप विचार करिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अगर विचार नहीं करेंगे तो इतिहास में आने वाली आपकी पुश्तें आपको गालियां देंगी। तो मुझे ये कहने में भी आपत्ति नहीं है कि ये जो समाज का एक छोटा वर्ग जो बहुत धूर्त है, जो बड़ी बड़ी संपत्तियों पर कब्जे कर बैठा है, जो समाज के बेचारे भोले भाले गरीब कुचला मजलूम इस प्रकार के लोग हैं, उनके दिमागों में एक नियंत्रण कर रखा है। एक प्रकार का वह भी वैचारिक जिहाद शब्द उपयोग कर सकता हूं मैं, उसको वैचारिक रूप से उसको ऐसा पंगु बनाकर रखता है कि उसे अपना अच्छा क्या है बुरा क्या है विचार करने का मौका भी नहीं मिले, वो सोच नहीं पड़े। ऐसे कटमुल्लाओं से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी इस देश का भला है, तभी समाज का भला है। वक्फ सुधार कानून इस देश के मुसलमान के हित का कानून है। इस देश के दबे कुचले मुसलमान, विधवा माएं, मजलूम लोग, उन लोगों के बेहतरी के जीवन के लिए वक्फ कानून आया है। इसका आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए। अपने मोहल्लों में बैठकर, अपनी मस्जिदों में बैठकर, अपने इनमें मदरसों में बैठकर प्रस्ताव पारित करने चाहिए कि मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, और वो प्रस्ताव वहां तक भिजवाने चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा यह महामानव इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, जो आपके भले के लिए इतना दिन रात प्रयास करता है। फिर शायद इतिहास में इस प्रकार का सौभाग्य इस देश को क्या प्राप्त होगा मुझे मालूम नहीं, उसका अभिनंदन करना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना है।
मेरी बात में से कोई बात ठीक नहीं लगी हो तो उसे यहीं छोड़कर जाएं। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, और मेरी बात में कोई बात ठीक लगी हो तो उसे साथ लेकर जाएं और उसे समाज में आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।